डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम लेसन 4 द राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम रिवाइज कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था। हमने ये देखा था कि इस्लाम का उदय जो था वो 1400 वर्ष पहले जो हुआ था और इसका जो एरिया था वो इजिप्ट से लेकर अफ़गानिस्तान तक था। हमने ये देखा था कि पैगंबर मोहम्मद साहिब जो थे वो इस्लाम के फाउंडर थे। इस धर्म की जो टीचिंग्स थी वो बहुत सिंपल थी। एक अल्लाह को की वर्शिप करना था, दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ना था, गरीबों में खैरात बांटना था और अपनी लाइफ टाइम में हज की यात्रा करना था। तो कहने का मतलब है कि इनकी टीचिंग्स जो थी वो बहुत ही सिंपल थी। फिर हमने ये देखा था कि 632 में जब पैगंबर मोहम्मद साहिब की डेथ होती है तो उनकी डेथ के बाद जो हैं उनके 4 उत्तराधिकारी बारी बारी से खलीफा बनते हैं। पहले थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। हमने ये देखा था कि अली जो थे वो अली के टाइम में इस्लाम धर्म में फूट पड़ गई थी और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, शिया और सुन्नी। हमने ये देखा था कि अली की जो थी कूफा नाम के मॉस्क्यू में मस्जिद में जो थी उनकी मर्डर कर दिया गया था और उनके मर्डर के बाद 661 में उमाविया ने जो था मुआविया नोट उमाविया मुआविया ने जो था उम्मयद वंश की स्थापना की थी जो 750 तक चला था। फिर हमने ये भी देखा था जो ये उम्मयद वंश था ये काफ़ी पावरफुल बन गया था और ये राज्य सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था। कहने का मतलब है कि इन्होंने अपने शासन चलाने में सभी धर्मों का मतलब इन्होंने हेल्प ली थी, जैसे कि शासन चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, और इन्होंने आर्मी में सीरियाई सैनिकों को जो था काफ़ी इन्होंने भर्ती किया था। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में क्रिश्चियंस जो थे वो उनके सलाहकार थे। जरथरस्तु जो थे वो इनके लिपिक थे। हमने जो था ये भी देखा था कि अबद मलिक के टाइम में जो था अरबी को एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाया गया था और उसने इस्लामी कॉइन्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि सोने के जो कॉइन्स थे उनको दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को दिरहम कहते थे। फिर इसके बाद क्योंकि ये जो उम्मयद वंश था इसने बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, मतलब सभी को इसमें इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हेल्प की थी, जिसके कारण जो थे मुसलमान इनसे नाराज़ हो गए थे। और फिर जो है आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मयद वंश से नाराज़ होकर एक दवा नाम का एक प्लान मूवमेंट चलाया गया था और इस प्लान मूवमेंट ने जो था उम्मयद वंश को उखाड़ दिया और इस डायनेस्टी की जगह जो थी अब्बासियों ने ले ली थी। अब्बासी जो थे वो पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम को फिर से स्थापित करने का दावा करते थे। मतलब उन्होंने ये कहा था कि हम इस्लाम धर्म को जिसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहिब ने की थी हम उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करेंगे। अतः इस रेवोल्यूशन से केवल डायनेस्टी नहीं बदली थी बल्कि पूरा इस्लामिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कल्चर भी जो था वो बदल गया था। और ये जो अब्बासी खुद को जो थे पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज कहते थे। मतलब वो ये कहते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहिब के जो चाचा थे अब्बास, हम उनके वंश के हैं। तो उन्होंने ना ऐसे लोगों का समर्थन हासिल किया था जो कि उम्मीदों से सेटिस्फाइड नहीं थे। हम ये देख रहे हैं कि मतलब अब्बासियों ने क्यों इसमें सक्सेस हासिल की थी उम्मीदों को हटाने में। तो उम्मीद जो थे वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उम्मीदों से सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे। इन्हीं को ही अब्बासियों ने अपने साथ लिया था उम्मीदों को उखाड़ने में।
ये लोग कौन थे? जैसे कि खुरासन के अरब नागरिक थे, जो कि उम्मयद शासकों को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने टैक्स में छूट का वादा किया था, जिसे वे पूरा ना कर सके थे, और अब्बासियों ने इन्हें अपने साथ ले लिया था। यानी कि जो ये उम्मयद वंश के लोग थे ना, शासक थे, इन्होंने खुरासन के अरब नागरिकों को ये प्रॉमिस किया था कि जब हम पावर में आ जाएंगे तो हम तुम्हारे सारे टैक्सेस माफ़ कर देंगे। और लेकिन उन्होंने पावर में आने के बाद टैक्सेस, उनके कर जो थे वो माफ़ नहीं किए थे, जिसके कारण खुरासन के अरब नागरिक उनसे नाराज़ चल रहे थे। और इस चीज़ का फ़ायदा जो था अब्बासियों ने उठाया और उन्हें अपने साथ मिला लिया, और इस तरीके से उन्होंने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका था। अब्बासी लोगों की जो सेना का नेतृत्व था, वो एक ईरानी गुलाम कर रहा था, जिसका नाम अबू मुस्लिम था। और उसने उम्मयद वंश का जो अंतिम खलीफा था मारवान, उसे जब नदी, ये लड़ाई का नाम है, जब नदी की लड़ाई में उसको हरा दिया था। और इस तरीके से उम्मयद डायनेस्टी का अंत हो गया और अब्बासी डायनेस्टी जो थी वो शुरू हुई। ठीक है। अब ये जो सॉरी सॉरी बच्चों, अब ये जो अब्बासी शासन था, इसकी क्या फ़ीचर्स थे? अब्बासी शासन जो था वो अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, यानी उम्मयद डायनेस्टी के बाद जब अब्बासी डायनेस्टी शुरू हुई तो इसमें अरेबियंस के जो थे प्रभाव में गिरावट आई। ईरानी संस्कृति का महत्व जो था वो बड़ा था। इन्होंने बगदाद को अपनी कैपिटल बनाया। इन्होंने ईरानी जो स्कॉलर्स थे उनको इन्होंने शेल्टर दिया, संरक्षण दिया। खिलाफत की जो धार्मिक स्थिति थी उसको इन्होंने काफ़ी मजबूत बनाया, और शाही वास्तुकला और जो राज दरबार के जो फेस्टिवल्स वगैरह पहले से मनाए जा रहे थे, उस ट्रेडिशन को इन्होंने बनाए रखा। यानी कि कुछ इन्होंने ट्रेडिशंस को बनाए रखा और कुछ इन्होंने बड़े बड़े चेंजेस भी किए थे। अब क्या हुआ कि 810 में ये जो अब्बासियों का जो खलीफा थे हारून रशीद, ये थोड़े से नाम मुश्किल आएंगे, इनके नाम को आपको लिखना पड़ेगा, पहले लिख कर याद करना, फिर इसके बाद क्वेश्चन आसान लगेंगे, नहीं तो बेटा ये चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा और है कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसलिए नाम याद कर लो, चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि 810 में जो खलीफा हारून रशीद के दो पुत्र थे, एक था अमीन और एक था नामुन। इनके जो समर्थक थे उनके बीच में सिविल वॉर जो था वो शुरू हो गया था, जिसमें जो थे गुटबंदी हो गई और गहरी हो गई, दुश्मनी जो थी वो बढ़ गई, और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया ग्रुप जो था वो बना। इस टाइम में शिया और सुन्नी जो थे वो फिर से इनमें सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। देखो बेटा, मैं एक बार फिर से शिया और सुन्नी का आपको मतलब बता देती हूँ। शिया होते हैं जो कि कट्टर नहीं होते, ये अपने धर्म को छोड़ के साथ साथ दूसरे धर्मों को के प्रति भी जो था वो पोलाइट पॉलिसी अपनाते हैं, मतलब उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। और जो सुन्नी होते हैं वो बहुत कट्टर होते हैं, वो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उनके रास्ते में जो दूसरे धर्मों के लोग आते हैं उन सबको वो हटा देते हैं, मार देते हैं। तो ये शिया और सुन्नियों के बीच में जो था स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, और जिसका फ़ायदा उठाया और कई न्यू छोटी छोटी डायनेस्टी जो थी वो इस एरिया में राइज हो गई। जैसे कि तुरान और अक्सास के पार वाले इलाकों में ताहिरी और समानी वंश का उदय हुआ। ये सारे एरिया ना इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तुरान और ऑक्सस, इनमें जो थे ताहिरी और समानी वंश का उदय हुआ, और मिस्र और सीरिया में तुलवी वंश का उदय हुआ। अब्बासियों की सत्ता जो थी वो शीघ्र ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई, यानी कि ये सिर्फ ईरान के मिडल इराक और वेस्टर्न ईरान तक ही इनकी जो थी डायनेस्टी रह गई, और 945 में यह भी इनसे छीन ली गई, और इसकी जगह पर एक नया डायनेस्टी आई जिसका नाम बुबाई डायनेस्टी था।
और ये शिया वंश को मानते थे। तो बुआवियों ने अब्बासी शासन का अंत कर दिया। तो 945 में, सॉरी यहाँ 95245 लिखा गया है, यहाँ पर 945 आएगा। तो 945 में ईरान के कैस्पियन क्षेत्र में बहावी नामक शिया वंश ने बगदाद पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब्बासियों के शासन का पूरी तरह से अंत हो गया। ये जो बुवाई शासक थे ना, ये डिफरेंट टाइटल्स जो थे वो धारण करते थे। जैसे ये अपने आप को खलीफा कभी नहीं कहते थे, ये अपने आप को शहनशाह कहते थे। शहनशाह का मतलब होता है राजाओं का राजा। इन्होंने खलीफा की पोस्ट कभी धारण नहीं की, उसका टाइटल इन्होंने कभी नहीं धारण किया। अब्बासी जो थे वो सुन्नी लोगों को भी खुश रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो सुन्नियों का जो हेड था खलीफा, उन्होंने एज ए उसको हेड के रूप में बनाए रखा, एज ए सिंबल के तौर पर बनाए रखा, ताकि सुन्नी उनसे नाराज ना हो। फिर इसके बाद बुबाही वंश का अंत कैसे हुआ? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बुहाई वंश के राजा थे, उन्होंने खलीफा के पद को बनाए रखा है। इसके पीछे उनका चालाकीपूर्ण एम था, क्योंकि वो इनको खुश रखना चाहते थे। ठीक है, ऐसे में फातमी नाम के एक अन्य शिया राजवंश ने इस्लामी जगत पर शासन करने की योजना बना ली। इस वंश का दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं, इसलिए वो इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। इन्होंने 969 में, ये गलती से 9669 लिखा गया है, 969 में इन्होंने इजिप्ट को जीत लिया और फातमी खिलाफत की स्थापना की। इन्होंने मिस्र की जो पुरानी राजधानी फुस्तात थी, उसकी बजाय इन्होंने काहिरा को अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है, अब आप एक बार जो है इसको मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहिब हुए, उनके बाद 4 खलीफा आए, और 4 खलीफा के बाद जो थे मुआविया वंश की जो थी वो स्थापना हुई। मुआविया वंश के बाद जो था उमय्यद डायनेस्टी आई। उमय्यद डायनेस्टी के बाद जो थे अब्बासी आए। अब्बासी जो थे वो उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की थी। और अब्बासियों के बाद जो थी फातिमा डायनेस्टी आई थी। बस ये आपने 4 डायनेस्टी याद करनी है और नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये तुर्क कौन थे। बेटा, तुर्क लोग जो हैं, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। तुर्क लोग जो हैं ये भी मुसलमान ही होते हैं। तो ये जहाँ पर टर्की कंट्री है, ये मिड एशिया में है। तो ये खाना बदोश कबीले थे। खाना बदोश का मतलब जो कि अपने एनिमल्स और अपने लोगों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, नोमैडिक लोग जिन्हें कहते हैं। तो ये लोग जो थे खाने की तलाश में और अपने एनिमल्स के चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जहाँ पर इन्हें पानी मिल गया, भोजन मिल गया, वहाँ पर ये अपना काफ़िला रोक लेते थे, और जब वहाँ से ख़त्म हो जाता था तो ये फिर आगे चल पड़ते थे। तो ये लोग जो थे, इन्होंने भी इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। ये बहुत ही कुशल घुड़सवार थे और साथ में बहुत अच्छे वॉरियर थे। तो इन्होंने गुलामों और स्लेव्स और सोल्जर्स के रूप में अब्बासी, समानियों और बुहावियों के यहाँ पर काम कर चुके थे। तो ये अपनी वफ़ादारी, अपनी लॉयल्टी और अपनी सोल्जर्स एबिलिटी के कारण, अपनी ब्रेवरी के कारण जो था, इन्होंने हाई पोस्ट तक ये पहुँच गए थे। तो 961 में अल्पलगीन नाम के तुर्की ने गजनी सल्तनत की स्थापना की थी, लेकिन इसे मजबूत जो था वो महमूद गजनबी ने किया था, जो कि बहुत अच्छे सोल्जर था और सैनिक वर्ण से था, बहुत ज़्यादा बहादुर था। उसकी शक्ति का केंद्र जो था वो खुरासन और अफ़गानिस्तान में था। ठीक है, और यही महमूद गजनबी था जिसने भारत पर 17 बार जो थे अटैक किए थे।
और हर बार ये कुछ ना कुछ लूट कर ले जाता था। 17 बार इसने भारत पर जो थे आक्रमण किए थे, इस बात को याद रखना। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो अरेबियन लोग थे, यानी ये जो मुस्लिम लोग थे यहाँ पर अरेबियन कंट्रीज़ की तरफ, जहाँ पर आज ईरान, इराक, दुबई, यूएई ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। तो इनकी जो थी अर्थव्यवस्था कैसी थी, मतलब ये कैसे अपना गुजारा करते थे, कृषि करते थे या व्यापार करते थे। तो हम देखते हैं कि इन जीते हुए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ज़मीन के जो मालिक होते थे वो बड़े और छोटे किसान थे। कहीं कहीं राज्य भी जो था वो ज़मीनों का मालिक था। जब इन्होंने ईरान और इराक को जीता था ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों की इकाइयाँ थी और यहाँ मतलब ज़मीनों के टुकड़े थे और किसान जो थे इनके ऊपर एग्रीकल्चर किया करते थे। लेकिन अरब विजय के टाइम जो था, जब अरबों ने इस एरिया को जीत लिया था, तो बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीनों को छोड़कर भाग गए थे। तो राज्य ने ऐसी ज़मीनों को अपने हाथ में ले लिया था और उन्होंने ये ज़मीनें जो थी एलाइड पीपल, यानी जो विशेष वर्ग के लोग थे, यानी जो इनके मिनिस्टर्स थे, स्पेशली जो खलीफा की फैमिली के मेंबर्स थे, उनको दे दी थी ये ज़मीनें। तो कृषि भूमि का नियंत्रण जो था वो राज्य के हाथ में था और ये मालिकों से जो थी खराज एक टैक्स होता है, वो वसूल किया करते थे। और ये टैक्स कितना लेते थे, जो प्रोडक्शन होती थी उसके आधे से लेकर 5वें हिस्से तक वो ये टैक्स लिया करते थे। और जिसके स्वामी मुसलमान होते थे उन पर 10वां भाग कर के रूप में लगाते थे, यानी कि जो जो मुस्लिम थे उनके ऊपर टैक्स 10th पोर्शन लेते थे, यानी 100 रुपये अगर कमाई हुई है तो 10 रुपये लेंगे। और जबकि जो गैर मुसलमान थे उनसे मतलब उनसे वो ज़्यादा लिया करते थे। तो जिसके कारण बहुत सारे जो गैर मुसलमान थे उन्होंने टैक्स से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। तो जिसके कारण खलीफा को काफ़ी नुकसान हुआ था टैक्स के लिए। तो इसलिए उन्होंने फिर एक समान नीति अपनाई थी, जिसका मतलब था कि चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुसलमान है, सबको एक जैसा टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि राज्य ने जो था इन एरिया में खासकर जो नील घाटी थी यहाँ पर इरिगेशन के लिए क्या किया था। तो इन्होंने इरिगेशन के लिए यहाँ पर डैम्स बनवाए थे और साथ में ही जो लोग भूमि पर पहली बार खेती कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़मीन जिस पर कृषि करने लायक नहीं थी और उस पर वो कृषि कर रहे थे, तो उनको टैक्स में काफ़ी जो थी रिलैक्सेशन दिया गया था, जिससे कि लोग बहुत इनकरेज हुए थे और उन्होंने कृषि योग्य भूमि में विस्तार किया था। फिर हम देखेंगे कि इस टाइम नई फसलें आई थी, जैसे संतरा है, केला है, तरबूज है, वाटरमेलन है, ब्रिंजल है। ये सब न्यू वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे जिनकी इन्होंने खेती करनी शुरू की थी और इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं शहरीकरण, कि जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे इस्लामी सभ्यता भी जो थी, इस्लामी सिविलाइजेशन भी जो थी वो फ्लरिश होती रही। तो ये जो न्यू सिटीज़ बसाए गए थे, इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था अरब सैनिकों को वहाँ पर बसाना, क्योंकि जो सिटीज़ होते थे वो सैनिकों सोल्जर्स के लिए बेस्ट शेल्टर हुआ करते थे। तो फ़ौजी शहर, जैसे कि हमारे यहाँ पर कैंट एरिया होते हैं, वहाँ पर फ़ौजी शहर होते हैं। तो इन्होंने बसरा, फूफा, मिस्र में फुस्तात तथा काहिरा, ये शहरों को इन्होंने बसाया था। फुस्तात याद है ना, जो मिस्र की पहले कैपिटल थी और बाद में काहिरा हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वाणिज्य और व्यापार, इनका व्यापार किसके साथ होता था? 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के साथ सी रूट से भी जो था व्यापार होता था और लैंड रूट से भी होता था। तो सी रूट पे तो इन्होंने मोनोपोली कर रखी थी कि हम ही सिर्फ यहाँ से व्यापार करेंगे और कोई देश का समुद्री जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकता।
और उस टाइम बिजनेस दो ही रास्तों से होता था, एक था लाल सागर से और एक था फारस की खाड़ी से। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ईरानी व्यापारी थे वो मध्य एशिया और चीनी वस्तुएं लाने के लिए बगदाद से होते हुए रेशम मार्ग से चीन पहुंचते थे। और इस टाइम काफ़ी संख्या में इस्लामिक सिक्के जो थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि यूरोप में वोल्गा नदी के किनारे मिले हैं। इसके बाद बाज़ार में दास खरीदे बेचे जाते थे। सोना अफ्रीका से, चांदी मलेशिया से और कीमती वस्तुएं और सिक्के यूरोप से आते थे। ये सूती कपड़े, चीनी मिट्टी की चीज़ें, बारूद जो था ये भारत और चीन से मंगवाया करते थे। सॉरी बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ें याद रखना कि भारत और चीन से ये क्या मंगवाते थे। मसाले, सूती कपड़े, चीनी मिट्टी के चीज़ें, बारूद भारत और चीन से मंगवाते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामी समाज में फ़ारसी भाषा का विकास कैसे हुआ। न्यू पर्शियन लैंग्वेज का जो विकास था वो अरबों की ईरानी विजय के बाद हुआ था। इसका विकास ईरानी भाषा और पहलवी भाषा, दो लैंग्वेज बोली जाती थी, ईरानी और पहलवी, इनके मिलाकर जो था वो हुई थी। और इसमें अरेबियन लैंग्वेज के बहुत सारे शब्द थे। खुरासन और पुरानी सल्तनत की स्थापना से यह सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंच गई। ठीक है, यानी कि खुरासन के टाइम में और जब ये इनकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम जो थी ये हाइट्स पर, ये पीक पर पहुंच गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शासकों ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को अपने यहाँ पर शेल्टर देना शुरू कर दिया था। महमूद गजनबी के समय बहुत सारे पोइट्स थे, उन्होंने काव्य संग्रह की रचना की थी। जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे वो फिरदौसी थे, जिन्होंने शाहनामा की रचना की थी, जिसकी रचना करने में उनको कोई 30 इयर्स लग गए थे। और इस बुक में कोई 60,000 जो हैं वो पद हैं। और इस्लामी साहित्य की ये सबसे श्रेष्ठ बुक है। और इस बुक में अरबों की विजय और ईरान की जीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक जो है आपको करवा दिया। ये मेन टॉपिक थे जो मैंने आपको करवा दिया। अगर आपको डिटेल में देखना है तो बेटा आप पिछली वीडियोस देख लेना, उसमें आपको ये सारा पोर्शन डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू बेटा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।